Hello students, welcome to the Subro Sir's chemistry class. Hope all of you are well and good. This is my second lecture video. Today I want to speak about the history or the background of the atom. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एटम का जो हिस्ट्री है ये कहाँ से आया। एटम के बारे में नॉर्मली मैक्सिमम बुक में क्या होता है, Dalton's atomic theory, Rutherford's atomic theory, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, इसके बारे में बताया जाता है। हम लोग क्लास 8 से, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई एंड आईसीएसई सिलेबस, क्लास 8-9 से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि स्टूडेंट को ये चैप्टर ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा सिलेबस में है, मुझे पढ़ना है। कैसा पढ़ना है ना, ऐसा करके पढ़ना है कि मार्क्स मिलना है। ये हम लोगों का एक टारगेट रहता है। इसके लिए स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम। लेकिन भाई एक बात क्लियर है, ये टाइम आ गया सोचने के लिए कि मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीखना, एक चीज़ को पता करना, एकदम A to Z पता करना। वो जो 3 इडियट्स में बताया था ना कि सक्सेस के पीछे भागने के लिए मना किया था, सीखने के लिए बोला था, तो बोला था सक्सेस ऑटोमेटिकली उसके पीछे जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली साइंस में मैं बताऊंगा, हर एक पार्ट में इंपॉर्टेंट है, हर एक ब्रांच में इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम लोग इस बात को बिलीव करो, सिर्फ सुनने के लिए और सुन के उसको भूल जाने के लिए नहीं है। तो इसलिए शायद तुम लोगों ने, मैं आज जो बताऊंगा, शायद इसके बारे में किसी किसी को पता हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं है। एंड दैट्स वाई टुडे आई वांट टू explain elaborately the background story of atomic structure. कम टू द पॉइंट, चलो लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। मैं अभी इतना जल्दी तुम लोगों को ना ये कॉपी पेन में कुछ लिख के, कुछ इक्वेशन दिखा के, कुछ पॉस्टुलेट बता के, डेरिवेशन बता के ये सब नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को कुछ क्लास में मैं ये सब एटम के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के डिफरेंट विंग्स के बारे में मैं कुछ स्टोरी सुनाऊंगा, जो स्टोरी शायद बाद में सुनाने का मुझे मौका नहीं मिलेगा ड्यू टू द रेगुलर क्लास। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि आज जो मैं बताऊंगा इसको जस्ट लाइक अ स्टोरी तुम सुनो, मैं ऐसे करके बताऊंगा, ठीक है। होपफुली तुमको अच्छा लगेगा। वट एवर द फीडबैक, मुझे बताना कैसा लगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो मुझे कांटेक्ट करके बोल देना कि सर ये बात समझ में नहीं आया, कि आपने जो बोला है ये मेरा दिमाग में नहीं गया, तो आई विल हेल्प यू। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बात है, ये जो एटम है इसको हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु, इंग्लिश एटम, और शायद आसामीस में इसको परमाणु कहते हैं, बंगाली में परमाणु ही कहते हैं इसको। तो ये जो परमाणु वर्ड है ना, ये वर्ड नया वर्ड नहीं है। ये वर्ड एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है जो अराउंड 400 BC में इंडिया में एक कहा जाता है कि ही वॉज अ फिलोसोफर। क्यों फिलोसोफर कहा जाता है, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। उसने इन्वेंट किया था, उसने बताया था, उसका नाम है महर्षि कणाद। क्या नाम है? महर्षि कणाद। इसके बारे में सबने सुना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एंशिएंट इंडिया एंड एंशिएंट ग्रीक
साइंस बहुत आगे था। सबसे मुझे जितना लगता है कि इंडिया में इन एंशिएंट एरा साइंटिफिक रिसर्च बहुत हुआ था, लेकिन उस टाइम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कुछ नहीं है, तो इसलिए उन एंशिएंट साइंटिस्ट को उसका जो प्रॉपर रिस्पेक्ट वो नहीं मिलता है। थियोरिटिकली हम लोग पता करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ऑल दिस थिंग्स, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम पढ़ते हैं तो उसका नाम नहीं आता है। ये एक मतलब क्या कहूँ, एक रियलिटी है, ऐसा ही होता है। जब तक वो प्रूफ नहीं होता है सबके सामने जो मैं बता रहा हूँ, कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो ठीक है, चलो हम बताते हैं इसको। अराउंड 400 BC एंशिएंट ग्रीक और एंशिएंट इंडिया में साइंस का जो प्रैक्टिस था, जो चर्चा था, वो बहुत ही तेज था। हर किसी फील्ड में काम होता था। ये बाद में पता चला। तो उस टाइम इंडिया के बात पहले करते हैं हम। तो उस टाइम 400 BC इंडिया में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, साइंटिस्ट भी कह सकते हो, हम लोग साइंटिस्ट इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। दैट वाज द थ्योरेटिकल अप्रोच। उसने जो सोचा था किसी के ऊपर बेस करके, उसी को उसने नोट डाउन किया था, लेकिन प्रैक्टिकली दिखाया नहीं। तो सबको तो पता ही है साइंस में प्रैक्टिकल एविडेंस चाहिए, देन एवरीबडी विल थिंक अबाउट दिस। तो महर्षि कणाद ने बताया था कि ये जो मैटर है, पदार्थ जिसको कहते हैं पदार्थ हो, ये जो मैटर है पदार्थ, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, कंटिन्यूअसली इसको डिवाइड करते हैं, करते 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 एंड में एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है जिसको फार्दर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये महर्षि कणाद ने बताया था अराउंड 400 BC। बाय द वे, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करता हूँ। मेरा वीडियो क्वालिटी शायद पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं घर में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा फेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है? दैट वुड बी गुड फॉर यू। तो बात है कि उसने बताया था कि इस पदार्थ को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको हम लोग वन बाई वन बार बार डिवाइड करते हैं, तो अंत में एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसी का नाम कणाद ने रखा था परमाणु, जिसको हम लोग बाद में कहते हैं एटम, अभी भी उसको परमाणु ही कहते हैं। तो ये था एंशिएंट इंडियन इन्वेंशन अबाउट एटम। लगभग उसी टाइम में, सेम एरा में, ग्रीक में दो साइंटिस्ट था जिसने सेम बात बताया था। एक था डेमोक्रिटस, दूसरा था ल्यूसिपस। दो साइंटिस्ट, एक है डेमोक्रिटस और दूसरा है ल्यूसिपस। इन दोनों ने भी बताया था कि मैटर को अगर हम डिवाइड करते कंटिन्यूअसली तो मैटर अंत में एक लास्ट मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल में जाके रुक जाता है, जिसको फार्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते, मतलब वो इनडिविजिबल है। ठीक है? तो ये था दो इन्वेंशन अराउंड 400 BC। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुझे पता नहीं उस टाइम ये कणाद, महर्षि कणाद एंड द ग्रेट फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन लोगों का बात सबने माना था या नहीं, दैट आई डोंट नो, लेकिन ये रिटेन फॉर्मेट में है। जब हम लोग एंशिएंट साइंस के बारे में पता करते हैं तो तब पता चलता है कि दैट वाज देयर। तो लेकिन आज जब ये साइंस बता रहे हैं एटम के बारे में, तब सबको पता चल रहा है कि उस टाइम में महर्षि कणाद ने एंड ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने जो बताया था
दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बात है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखो, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम के बारे में जब भी पढ़ते हैं, सबसे पहले जिसका नाम आता है ही इज़ डाल्टन। ठीक है, द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के बारे में मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन तुम लोगों को बता रहा हूँ। ये जो वर्ड है ना एटम, ये एटम वर्ड कहाँ से आया? ये एटम वर्ड आया एक ग्रीक वर्ड से। उस ग्रीक वर्ड का नाम है एटोमियो। कैसे इसको पढ़ना है? ए एक हाइफन टोमियो, TOMIO, टोमियो। ठीक है, तो ये जो वर्ड है एटोमियो, इस वर्ड का मीनिंग है अनकाटेबल और नॉन डिविजिबल। मतलब जिसको तुम काट नहीं कर सकते हो, जिसको तुम तोड़ नहीं सकते हो, और जिसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो, दैट इज नेम्ड एज एटोमियो। ये जो ग्रीक वर्ड एटोमियो, इसी से ये एटम वर्ड आया। तो देखो, मैं पहले स्टार्टिंग बताया ग्रीस एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर के बारे में बताया, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर के बारे में बताया, और ये था अराउंड 400 BC। तो उसके बाद एटम के बारे में और कोई प्रोग्रेस नहीं है। उसके बाद सीधा जो प्रोग्रेस हुआ वो 18th सेंचुरी में, एंड दैट प्रोग्रेस इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट साइंटिफिक एविडेंस। तो जो नॉर्मल साइंस की बात है, मतलब जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं अभी है, वो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि ये जो एटॉमिक लेवल है ये बहुत ही छोटा होता है। शायद तुम लोगों ने मार्वल सीरीज़ का एंट मैन देखा होगा, उसमें एक आदमी को एटॉमिक लेवल में कन्वर्ट किया जाता है। इट्स टोटली ए साइंस फिक्शन, लेकिन इसमें साइंटिफिक अप्रोच है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल, नोबडी नोज, कभी फ्यूचर में पॉसिबल हो भी सकता है। अगर नैनो टेक पॉसिबल है, नैनो मेडिसिन पॉसिबल है, नैनो मेडिसिन को कैरी करने के लिए नैनो बोट पॉसिबल है, इसके बारे में हम कभी बाद में बताएंगे तुम लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट साइंस। ठीक है, तो ये एटॉमिक लेवल में किसी आदमी को लेके जाना मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी, बट होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसलिए बताया कि एटॉमिक लेवल एक्चुअली बहुत ही छोटा लेवल होता है, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो इसके बारे में एटॉमिक लेवल में क्या है, कितना छोटा है, सब हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो हम अभी बताएंगे कि 18th सेंचुरी में पहला साइंटिफिक काम हुआ, एंड दैट वर्क हैज़ बीन डन बाय जॉन डाल्टन। डाल्टन एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था, एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था। 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में पहले बताया। डाल्टन ने क्या बताया इसके बारे में मुझे हम सभी को पता है। डाल्टन ने बताया कि ये जो मैटर है, इस मैटर को अगर हम कंटिन्यूसली इस मैटर को हम लोग ब्रेक करते, इसको हम लोग ब्रेक करते 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 एकदम एंड में जाके वी विल गेट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can never be divisible, or you can say अनकाटेबल। ये डाल्टन ने भी बताया था। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक किसी ने इसको अपोज नहीं किया। इस थ्योरी को मान लिया कि हाँ, एटम के अंत में, एक मैटर के अंत में, मैटर को डिवाइड करते करते अंत में जो मिलता है दैट इज एटम, और वही किसी मैटर के लास्ट स्टेट होता है। उसके उसके बाद और कुछ नहीं है। लेकिन जो टर्न और टर्निंग साइंस में उसके बाद स्टार्ट हुआ, एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th
20th सेंचुरी। फिर से साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि एटम जो है, जिसको डाल्टन ने बताया था कि इट्स नॉट डिविजिबल, वो एक्चुअली रियलिटी में डिविजिबल है। उसको हम तोड़ सकते हैं एटम को भी, और तोड़ के एटम के अंदर जो मिलता है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दैट मीन्स डाल्टन का जो पॉस्टुलेट था वो गलत था। ठीक है, तो बात ऐसा है कि गलत सही का बात नहीं है, बात ये इसका बात है कि किसने ये पाथ दिखाया था पहले। देखो, कॉनाद और ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस ने जो बोला था वो तो बाद में पता चला, बहुत बाद में पता चला, और उसका तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, तो आदमी उसको कैसे मान लेगा? तो मान नहीं सकता है। लेकिन डाल्टन ने जो बताया था, डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, लेकिन बाद में पता चला कि डाल्टन वाज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो डाल्टन का बहुत सारा पॉस्टुलेट है, ये सब तो बुक में मिल जाएगा, ये मैं बताऊंगा क्या क्या बताया था, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। लेकिन बात ऐसा है कि उसका जो मेन पॉइंट था कि इज अनकाटेबल और नॉन डिविजिबल, वो गलत प्रूफ हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट आ गया अगर तुमने एटम को तोड़ा तो। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसी को माना जाता है दिस आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, राइट डाउन द नेम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिकॉज it has been considered these are the main constituents of all atoms। अगर ये एटम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब इस दुनिया में जितना सारा मैटर है, लिविंग, नॉन लिविंग, सब में ये चीज़ प्रेजेंट है। कोई कोई कहता है ना कि कहाँ केमिस्ट्री है, डे टू डे लाइफ में कहाँ केमिस्ट्री है, क्या है? एक्चुअली आदमी को पता नहीं है। जब तक आदमी को पता नहीं चलता है वो उसको मानता नहीं है। इसीलिए तो पढ़ाई का ज़रूरत होता है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, आज मैं इंट्रोडक्शन बताया, बहुत सिंपल, कॉनाद से लेके स्टार्ट करके डाल्टन तक आया। तुम लोग के सिलेबस में जो है कॉनाद और डेमोक्रेटिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम लोग के सिलेबस में एक्चुअली डाल्टन से पढ़ना पड़ेगा, डाल्टन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बात है, कभी कभी मैं जब स्टूडेंट था मेरा दिमाग में भी आता था कि ये साइंटिस्ट लोग कितना एक्सपेरिमेंट करता है, तो पहले वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो आ जाता है, फिर गलत प्रूफ होता है। ठीक है, तो उसको पढ़ना पड़ता है कि पहले पढ़ो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद पढ़ो उसका ड्रॉबैक्स। ठीक है, फिर आ गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड के बाद आया नील्स बोर, बोर के बाद आया समरफील्ड। ठीक है, बोर समरफील्ड कॉम्बिनेशन। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, तो ये जो बात है कि भाई पहले, ये जो डायलॉग मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग शायद कोटा फैक्ट्री बोल के एक वेब सीरीज़ है, तो उसमें ये डायलॉग तुमको सुनाई देगा। ये डायलॉग कोई नया नहीं है, कोटा फैक्ट्री में जस्ट इसको प्रमोट किया। ये हर एक स्टूडेंट के अंदर आता है भाई, ये पढ़ के तो दिमाग भारी होता है, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। हाँ, मैं भी तो बोल रहा हूँ लेक्चर देने के लिए, लेकिन जब तू एटॉमिक थ्योरी लिख नहीं पाएगा तो मैं नंबर काटूंगा। दैट इज़ करेक्ट, मैं इसीलिए तो बोला सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन बात याद रख, हम लोग उसका थ्योरी को पहले पढ़ते, बाद में वो गलत है ये भी पढ़ते। क्यों? देख, जब किसी चीज़ को ढूंढने के लिए जो रोड होता है, रास्ता जो होता है, जो किस वे से जाना है, ये पता नहीं होता है पहले किसी को। जब कोई रोड पहले दिखाता है कि हाँ इसी रास्ता से जाना है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहम है। क्यों? वो रास्ता में तुझको शेर मिल सकता है, बहुत घने जंगल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अंदर जाके हम लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये रास्ता दिखा, ये रास्ता तो बहुत डेंजर है, कैसे जाएंगे। तो एक्चुअली आदमी, मैनकाइंड तो ऐसे करके आगे जाता है ना कि सब कुछ पहले, सब कुछ में पहले एक ऑब्स्ट्रक्शन रहते हैं, हम लोग उसको ब्रेक करके करके आगे जाते हैं।
देख सिंपल सा बात है, क्लास 10 जब स्टार्ट हुआ था, शायद स्टूडेंट को क्लास 10 के स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगा कि 10 इज़ वेरी इजी, पहले ही नहीं लगा। पढ़ते 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 पता चला। आज 11 स्टार्ट हो रहा है, 11 भी टफ लगेगा, पहले पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। तो जब 11 टफ लगता है, हम लोग तो कोई पढ़ाई नहीं छोड़ते, हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे जाके रिजल्ट अच्छा होता है। जब हम 12 फिनिश करते हैं तो तब पता चलता है 11 12 इज़ नॉट सो टफ, इज़ नॉट सो हार्ड। तो इसीलिए जो गलत है लेकिन वो रास्ता दिखा रहा है तो उसको पढ़ना पड़ता है। इसीलिए डाल्टन का जो पोस्टुलेट है, डाल्टन का मैक्सिमम पोस्टुलेट गलत है, मैं बताऊंगा, लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि डाल्टन ने पहला रास्ता दिखाया था, इसलिए तो रादरफोर्ड उसके ऊपर काम किया। रादरफोर्ड ने गलत किया था, इसलिए नील्स बोर ने काम किया। फिर बोर के साथ समरफील्ड आया, मॉडिफाई किया, बोर समरफील्ड मॉडिफिकेशन। तो ये सब हम बताएंगे। तो देख सिंपल सा चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवरीबॉडी नोज। एक टाइम में सब ने बताया था स्टार्टिंग में कि ये डिविजिबल नहीं है मैटर, बाद में ये पता चला क्या क्या पार्ट है क्या क्या नहीं है। तो इस चीज़ को, ये सबएटॉमिक जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बारे में भी पता करना है कि ये है क्या, कहाँ से इसका नाम इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, किसने इन्वेंट किया, कैसे इन्वेंट किया, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, देख और एक चीज़ है, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, गलती से भी मत सोच लेना एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। हो सकता है कि ये क्लास 11 12 में केमिस्ट्री में गिवन है, लेकिन इट्स कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल साइंस। जो फिजिक्स का बंदा या बंदी होता है वो भी इसको पढ़ता है। सोचो कि तुम आगे जाके कोई फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं तो उसको भी इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। मैं आज इस बिगिनिंग में मैं तुझे बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें सिखाऊंगा जो क्लास 12 में जाके फिजिक्स टीचर तुम्हें सिखाएगा। देख लेना, मैं जब क्लास में फिजिकल क्लास में मैं उसका न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसका थ्योरी बताऊंगा, तो उसको मैं बता दूंगा कि यही चीज़ तुमको क्लास 12 में जाके फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो कभी कभी दिमाग में आता है कि भाई केमिस्ट्री में पढ़ के आया फिर फिजिक्स। एक्चुअली मैटर इज दैट कि कुछ ऐसा चीज़ होता है इज़ वेरी कॉमन फॉर ईच एंड एवरी साइंस। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज़ हर किसी फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देना है और सीरियसली इसको लेना है। ठीक, आज मैं ज़्यादा थ्योरी और कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि किसका क्या चार्ज है, कैसा है, क्या है, एवरीथिंग लेटर आई विल एक्सप्लेन, पेन कॉपी में भी बताऊंगा। तुम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, 2 साल पढ़ना ही तो है, पढ़ते 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 बोर लगेगा, मुझे पता है। कोई ऐसा अभी तक है नहीं, मैंने सुना नहीं भाई कि बोल रहा है पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कोई कहता है ऐसा ना, मुझे एबनॉर्मल लगता है। भाई मैं भी अभी पढ़ाई करता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मुझे भी बोर लगता है, ऑनेस्ट कॉन्फेशन, मुझे बोर लगता है। लेकिन जब कोई नया चीज़ पता करता हूँ कि इसका ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब अच्छा लगता है। सबसे बोरिंग कब लगता है पता है? जब एग्ज़ाम में वो लिखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है और मार्क्स लाना पड़ता है। अगर मैंने ये गलत बोला तो मुझे बताना, मुझे टेक्स्ट करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आपने ये गलत बोला। ठीक है, तो बात है मैंने क्या बोला, गलती किसका है? गलती सिस्टम का है, एंड वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो देख सिस्टम बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये जो सेंट्रल सीबीएसई जो बोर्ड है जो सिस्टम को बनाता है, वो लोग बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं उसको, बहुत अपग्रेडेशन हो रहा है इस सिलेबस का, क्या पढ़ना है, एक्टिविटी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो एक दिन ये और भी इंटरेस्टिंग होगा, पढ़ाई और भी इंटरेस्टिंग होगा, लाइक द फॉरेन कंट्रीज, इंडिया में भी चेंज होगा। लेकिन एक बात याद रख, इंडिया का जो बेसिक एजुकेशन है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिया का जो लॉजिकल एप्टीट्यूड है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए तुम लोग ये जो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के लिए बाहर इंडियन स्टूडेंट का बहुत रिस्पेक्ट है। तुमने सुंदर पिचाई का नाम तो सुना ही होगा, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, गूगल का सीईओ, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, उसके बारे में हम कभी बाद में बताएंगे। तो मेरा मेन जो मोटो है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़
और सोच कि तू स्टोरी पढ़ रहा है, कि ये स्टोरी है। अभी तो तेरा एग्ज़ाम कुछ नहीं होगा आरडी में, जब कॉलेज ओपन होगा तब दिखा जाएगा। तो अभी ऐसा करके पढ़ कि कोई भी तुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना तो तू आराम से बता दे। जैसे सोच, मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग कोई मूवी देखते हैं या वेब सीरीज़, जब दिल लगा के देखते हैं वो पूरा स्टोरी याद रहता है। थोड़ी ना उसको 2-3 बार देखते मेमोराइज करके सुबह उठ के शाम को नहीं देखते ना, एक बार देखने से याद रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक लगाव रहता है, उसमें एक अटैचमेंट रहता है। तो मैं इसी चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी चीज़ पढ़ो अटैचमेंट से। तुम्हारे पास क्या क्या आएगा? नंबर आएगा। इफ़ यू वांट रैंक, रैंक आ जाएगा। इफ़ यू वांट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ़ यू वांट टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? पढ़ाई का जो तरीका है, सिस्टम है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना। ठीक है? और मैं सबको एक चीज़ बताऊंगा कि बुक के साथ ज़्यादा टाइम बिता। बुक एकदम सेल्फ में रख दिया, तेरे सामने नीट एंड क्लीन है, कुछ नहीं है, ये पर्सनली मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बुक के साथ रहना पड़ेगा। तेरा बिस्तर में 1-2 बुक रहना चाहिए, जब तू सो रहा है साइड में कॉपी, एक बुक रहना चाहिए। इसमें एक कोहेसिव फोर्स बनता है। कोहेसिव फोर्स क्या है, मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताऊंगा। ये बात मेरा एक टीचर ने बताया था। कोई सब्जेक्ट डल लग रहा है, उस बुक को साइड में रख के सो जा। हर टाइम उस बुक के देख, सुबह उठ के पहले देख, शायद मैथमेटिक्स डल लग रहा है, मैथमेटिक्स बुक। जब जब तू उसको जितना ज़्यादा उसको देखेगा ना, तेरे दिमाग में आएगा कि ये सब्जेक्ट मुझे सताता है, इसको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, जिसको बोरिंग लगता है साइड में रख देते हैं। ऐसा मत कर। ठीक है? तो थोड़ा सा प्यार दे दे, रिटर्न में बहुत सारा प्यार मिल जाएगा। देख, आज मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन बताया, थोड़ा सा मोटिवेशन भी दे दिया। तो ऑनेस्टली मैं तुम लोगों का फीडबैक एक्सपेक्ट करूँगा। प्लीज़ बताना मुझे। मेरा नंबर शायद सबके पास है, ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है? तो प्लीज़ फील फ्री टू टेक्स्ट मी व्हाट्सएप में, या कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हो, कुछ भी, व्हाटएवर, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर। ठीक है? चल, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा स्टोरी सुनाऊंगा। इतने बातों में से इंट्रोडक्शन ऑफ एटम के बारे में ये सुनने के बाद 10 मिनट के लिए सोच लेना। हैव अ गुड डे। बाय।